गाइस, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ पढ़ना है जी, है ना। चलो, इससे पहले का कॉन्सेप्ट समझा दिए थे जी सर। तो बच्चों अगला हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। अब चलो यार ध्यान से समझेंगे बच्चों कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या है, कैसे है, इसकी कहानी क्यों है। इस घटना को समझने से पहले आइए सर, जाइए ऐसे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या है, कैसे है, इसको समझने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको बातें समझ में आए। एक बात जो पीछे आपको मैंने बताया हुआ था वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। किसी भी चालक के जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? धनायन होते हैं। किसी भी चालक के परमाणु क्या होते हैं? क्यों धनायन होते हैं? क्योंकि चालक के हर परमाणु से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाते हैं। और किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, आपको पता है। और परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनायन बन जाता है। समझ में आया? अब चलो आगे कहानी समझेंगे आप लोग। देखो, मान लिया ये कोई चालक है बच्चों। क्या है? चालक। उधर ऐसे वो बढ़ता हुआ गया हुआ है और ये चालक के सभी धनायन परमाणु हैं। ये चालक के क्या है? धनायन परमाणु। अब ये जो चालक के धनायन परमाणु हैं इनकी कुछ गतिविधि समझिए, इनके कुछ केसेस को समझेंगे आप। ये धनायन, ये सब क्या है बच्चों? मतलब इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है, इन सभी ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को खोया है। ये सभी लोगों के पास से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हीं धनायनों से बार बार टकराता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? इन्हीं धनायनों से बार बार टकराएगा, टक्कर करता है, तभी तो आगे बढ़ पाता है, ठीक है। अब जैसे किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं ले लूँ, मान लिया कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ये है, वो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ टकराया, ऐसे इधर उधर ये टकरा करके ऐसे मोशन करता है ना। और इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस मोशन में ये जिस वेलोसिटी का प्रयोग करता है इसे कहा जाता है उच्च ऊष्मीय वेग। ऐसे ये इधर उधर टक्कर करता है, उसके वेग में वृद्धि जब वैद्युत क्षेत्र लगा रहता होता है। ऐसे ये टक्कर करते हुए चलता है, ये यादृच्छिक गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है बच्चों? यादृच्छिक गति कर रहा है। और ऐसे गति से ये इधर उधर पूरे ट्रैवल, पूरे जो भी उसका जगह जहाँ तक होता है चलता है ऐसे। अब देखो यहाँ क्रम से कोई दो टक्कर चूज कर लो, क्रम से कोई दो टक्कर, चलो क्रम से लेना है। मैं एक यहाँ देख रहा हूँ साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ क्रम से है कि नहीं है? ये टक्कर क्रम से है, ठीक है। अब देखो यही लगा क्रमागत टक्कर में, है ना, दो क्रमागत टक्कर में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी औसत दूरी तय करता है, जितनी औसत दूरी तय करता है उसी औसत दूरी का नाम है माध्य मुक्त पथ। समझ में आया? अब यहाँ औसत दूरी लेना क्यों आवश्यक है उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक काम करता है। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रमागत टक्करों में जो औसत दूरी होती है उसको इस नाते लिया जाता है क्योंकि हर टक्कर में जरूरी नहीं है दूरी एक समान हो, दूरियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर आप यही देख रहे हो तो एक टक्कर वहाँ हुआ, दूसरा टक्कर यहाँ हो रहा है, इतना ज़्यादा गैप है। और अगर मैं यहाँ देखूँ एक यहाँ तुरंत बगल ही हो गया, तो दूरियां हर टक्कर में कम या ज़्यादा है कि नहीं है ना। तो इसके नाते प्रॉपर अगर आप कह रहे हैं कि एक क्रमागत टक्कर से दूसरे क्रमागत टक्कर के बीच की जो दूरी है केवल सामान्यतः दूरी है, उसे माध्य मुक्त पथ कहेंगे। तो क्या वो हर इलेक्ट्रॉन पर लागू हो पा रहा है बैलेंस तरीके से? नहीं। आप सभी इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लेकर के अगर ये बात बोल रहे हैं, सभी टक्करों को एक साथ लेकर के ये बात बोल रहे हैं, तो आपको औसत दूरी का चयन करना पड़ेगा। समझ में आया? जो ज़्यादा दूरी है वो भी मैनेज हो जाए, उसके लिए भी ये परिभाषा बन जाए, जिसकी दूरी छोटी है उसके लिए भी ये परिभाषा बन जाए। समझ में आया? तो क्रमागत दो टक्करों के बीच कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी औसतन दूरी तय करता है उसी औसतन दूरी को बच्चों कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त। चलो डेफिनेशन लिखो, बोलो। चलो हेडिंग पढ़ा हुआ था ना कल? हो गया भैया? बोलो। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन
चालकों में धनायन से, चालकों में धनायन से, चालकों में धनायन से बारंबार टकराते रहते हैं, बारंबार टकराते रहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायनों से, धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत, धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के, टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को, तय की गई औसत दूरी को, दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित। हो गया बच्चों, कर लिए? चलो आगे हेडिंग डाल देंगे बच्चे लोग। देख अगला हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल, अगला हेडिंग डाल देंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। सारा फिनोमिना वही रखो जो मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया। बस यहाँ ये समझ लो कि श्रांति काल का मतलब होता है रेस्ट टाइम, जिसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ा रेस्ट पाता हो। ठीक है, अब उसको समझो। कोई फिर अगेन दो क्रम से टक्कर लो, यहाँ बार बार टकरा ही रहा हो, उनमें से किन्हीं दो क्रम से टक्कर को ले लो और इस बार पहले टक्कर के बाद दूसरे टक्कर के होने तक जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है, जैसे पहला टक्कर हुआ तो कुछ टाइम बाद दूसरा टक्कर होगा, तुरंत वाला टाइम तो लग ही जाएगा ना, भले बहुत कम टाइम लगे लेकिन लग जाएगा। तो बच्चों ये जो बहुत कम टाइम लग रहा है किन्हीं दो टक्करों के बीच का, जो क्रम से टक्कर होते हैं, यहाँ जो औसत टाइम लगता है, औसत का मतलब समझ पा रहे हैं? जहाँ ज़्यादा दूरी रहेगी वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ टक्कर में कम दूरी रहेगी वहाँ टाइम कम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बच्चों जहाँ औसत मतलब टाइमिंग लगती है दो टक्करों के बीच में, उसी औसत टाइमिंग को आप लोग कहते हैं श्रांति काल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समयांतराल। औसत टाइमिंग का भाव समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर टक्कर में एक समान टाइम लगे, टाइमिंग अलग अलग लग सकती है। अब जिसमें लंबा टक्कर होगा, बहुत दूर बहुत देर बाद टक्कर होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे टक्कर होगा, उसमें तो टाइमिंग ज़्यादा लगी जाएगी। ठीक है, तो औसत टाइमिंग को टक्करों के बीच का हम लोग बोलते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। और श्रांति काल को टाउ से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं बच्चों? टाउ से। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और एक चीज़ कि धातुओं के लिए, किसके लिए बच्चों? धातु के लिए जो श्रांति काल होता है उसका मान लगभग 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब मैं ओम के नियम का सत्यापन कराऊंगा तो यहाँ वहाँ इस बात का जिक्र मिलेगा कि ये कैसे कांस्टेंट है। समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल क्या है बच्चों? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा औसत समयांतराल होता है, उसी औसत समयांतराल को गाइस समझ में आया? लिखते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से,
मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत धनायनों से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। लगे समय अंतराल को मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बच्चों? इसके बाद है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अगला निकालिए बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। हो गया भैया? अच्छा, अब समझो क्या है भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। बोर्ड के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से। समझे, इसको ध्यान से समझेंगे। बोर्ड के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे संबंधित 2-4 आगे डेरिवेशन भी मिलेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, सबसे पहले मैं वोल्टेज को लेकर के कुछ टर्म अगेन से मैं उसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं जिससे बातें आपको समझ में। देखो, किसी चालक में क्या रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन भरा है, धनायन भरा है, दो ही लोग तो रहते हैं चालक में, ठीक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करने के लिए फ्री हैं और जो आपके धनायन है ये एक दूसरे के साथ जकड़े हुए, बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं सब। अरे मेरे भैया, आपको पढ़ाया नहीं है कि ठोस 2 प्रकार का, पहले उससे बॉन्ड के आधार पे मैंने 4 प्रकार के ठोसों को पढ़ाया है ना, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, ऐसे 4 प्रकार के ठोस पढ़ाए ना। उसमें बताया ना कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है। तो किसी चालक में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़े होंगे ना। फ्री कौन होता है चलने के लिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होता है बच्चों? इसी नाते उसका नाम ही है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वही फ्री है, सत्यार वही रहता है इधर से उधर तोड़ने के लिए। अब समझो चालक में वोल्टेज की अहमियत क्या है। किसी भी चालक के सिरों पर जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो उससे होता क्या है? देखो, ये चालक है बच्चों। क्या है? चालक। वोल्टेज कहाँ लगाया जाता है? चालक के सिरों पर अप्लाई किया जाता है। कहाँ अप्लाई किया जाता है बच्चों? तो ये हो गया सिरे, और चालक के सिरों पर लगा दिया गया वोल्टेज। सिरों पर क्या लगा दिया गया? विभवांतर लगा। विभवांतर मान लिया मैंने बैटरी से लगाया। मैंने विभवांतर किससे लगाया? बैटरी से। बैटरी में प्लस माइनस सिंबल बने होते हैं ना, वही उसका प्लस उच्च विभव निम्न विभव वही होता है। सीधा सा मैंने बैटरी की सहायता से लगा दिया। अब वो विभवांतर जो चालक के सिरों पर लगा हुआ है, इसका 2 मुख्य काम होता है। पहला, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायन से लगातार टकराते हैं। जब अपने परमाणु से बाहर निकलता है तो ये 1,00,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है, जिस वेलोसिटी को कहा जाता है उच्च ऊष्मीय वेग। क्या कहा जाता है बच्चों? जब तक किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर ये सब नहीं होता है, तब की पहले कहानी देखो। जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं है किसी चालक के सिरों में, जब तक विभवांतर नहीं है, तब तक क्या होगा? तब तक बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, और वो ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग से इधर उधर गति करते हैं, धनायन से टकराते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा खोते हैं। वो जब अपने परमाणु से निकलता है तो ढेर सारी गतिज ऊर्जा लेकर के निकलता है, लेकिन धनायनों से टकराने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा लॉस होने लगती है, पूरी नहीं हो जाती, कुछ होती है। अब उसी एनर्जी की सहायता से इधर उधर टकरा करके चल रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये हो गया वोल्टेज लगाने से पहले यानी वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने से पहले की कहानी। जब हम चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है? देखो, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तब एक बात और जान लो कि सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में वो गति करते हैं। अभी मैंने दिखाया था इधर उधर सब टक्कर करते हुए गति करते हैं। तो हर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में गति नहीं करेगा, सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करता है। लेकिन जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो उसके बाद सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाते हैं किसी एक ही डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, गति करने के लिए। क्यों सर, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इस नाते हो जाता है बच्चों, क्योंकि वोल्टेज लगाने का उद्देश्य क्या है? वहाँ वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना। जैसे चालक के सिरों पर तुमने यहाँ विभवांतर लगाया ना, तो उससे होता क्या? होता ये कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ई क्या आ जाएगा बच्चों? एक वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ वैद्युत क्षेत्र आया तो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अब वैद्युत क्षेत्र के हवाले हो गए। किसके हवाले हो गए? अब वैद्युत क्षेत्र सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर डंडा मारेगा, ये बराबर QE का, ये बराबर QE का। इसी बल से सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने लगेगा वैद्युत क्षेत्र, और एक डायरेक्शन में, क्योंकि सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित रहेंगे और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लगता है। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या विपरीत दिशा में बल नहीं लगेगा? लगेगा, और सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा। इसकी वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग दिशाओं को, ऊष्मीय वेग को छोड़ करके किसी एक ही दिशा में और एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। वोल्टेज लगाने के बाद ये जो गति कर रहे हैं, ये जिस वेलोसिटी से करते हैं, वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। समझ में आया? जब तक, अच्छा अभी बताओ, ऐसे एग्जांपल लेते हैं इस बात पे। आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है? और ये कमरा के क्लास क्या चालक है, ठीक है? और जब तक इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई मास्टर नहीं है दूर दूर तक, तब तक आप लोग की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? आप लोग उच्च ऊष्मीय वेग से घर से आए हो, अपने अपने घर से निकल करके किस वेलोसिटी से आए हो? उच्च ऊष्मीय ऊर्जा लेकर के आए हो घर से, दो थरिया ली करके, है ना? अब देखो, अब क्लास में अगर विभवांतर ना लगाया जाए, मतलब कोई टीचर नहीं, तो कोनो उधर भटकेगा, कोनो इधर जाएगा, कोनो उधर मारपीट करेगा, ऐसे सब इधर उधर, ऐसे इधर उधर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग काम करोगे, जो दिल में आएगा करोगे ना। फिर क्या हुआ? एक मनहूस सा चेहरा लेकर के एक फिजिक्स वाला मास्टर आ जाता है। नागेश, नाग पंचमी था, कल बर्थडे नहीं बनाया अपने कल बर्थडे था तुम्हारा। आप हमेशा फिजिक्स देखो, हाँ, अब नागू भाई का बर्थडे कल कोई स्टेटस लगाया था विकास, हाँ, 4-5 मतलब लोग थे, हाँ, और एक नाग था बेचारा, वो आराम से ऐसे करके सब ताली बजा रहे, नागू भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हम क्या, नगर नागू भाई अगर तुम बर्थडे गिफ्ट मांगे लागे तो भारी पड़ जाए बस सब पे। देखो, तो आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर छित्र बित्र होकर के अपना अपना काम करते हैं ना। अब आ गया क्लास में एक वोल्टेज लगाने वाला मास्टर मैन। अब जब मैं आ जाऊंगा तो सबको मेरे ही डायरेक्शन में काम करना है, मैं सब पर एक बल लगा दूंगा, सब पर बल लगाऊंगा, ठीक है? कि मैं आ गया हूँ, अब तुम सबको फिजिक्स की कॉपी निकाल लेनी है, जो मैं बोलूँगा वही लिखना है। मजबूर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। वोल्टेज यही करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ, मजबूर कर देता है। इधर उधर जो चित्र बित्र कर रहे थे ना, अब एक के डायरेक्शन में चल, जहाँ मैं ले चल रहा हूँ, ठीक? और जिस वेलोसिटी से, जिस ऊर्जा से तुम वो काम कर रहे होते, वही ऊर्जा यहाँ भी खर्च करता है ना। अरे यार जल्दी जा भाई, जा यार जल्दी, घंटी क्यों नहीं लग रही? ऐसे हो जाता है ना, ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। इनकी भी ऊर्जा कम होती है, इनमें भी ऊर्जा लॉस होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी वोल्टेज लग जाने के बाद सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में एक छोटे से वेलोसिटी से चलने लगते हैं, जो पहले अलग अलग डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से चल रहे थे। अब वैद्युत क्षेत्र लगा देने के बाद, विभवांतर लगा देने के बाद, जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं उस वेलोसिटी का नाम है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। समझ में आया बच्चों? अगर यही अपवाह वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ना हो तो चालक में धारा प्रवाह संभव नहीं है। समझ में आया? चलो लिखो, डेफिनेशन बोलो, लिखो।
बोले भैया, जब किसी चालक के सिरों पर, जब किसी चालक के सिरों पर जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, हाँ किसी को भी लगा दो, बैटरी का लगा दो, किसी का विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, विभव की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग, चालक की लंबाई, एक नियत सूक्ष्म वेग से, एक नियत सूक्ष्म वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश, नियत सूक्ष्म वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश गति करने लगते हैं, चालक की लंबाई के अनुदिश गति करने लगते हैं, चालक की लंबाई के अनुदिश गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को, इस नियत सूक्ष्म वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर, वेलोसिटी कोई भी रहेगा, मात्रक तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, अपवाह वेग है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, V बड़ा D छोटा, VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं शेष, ठीक।